अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि भाई रॉयल रंबल का जो स्टेडियम है वो तो ऐसा लग रहा है कि बन भी पाएगा या नहीं, रॉयल रंबल वहां पे हो भी पाएगी या फिर नहीं। फिर किसी ने कमेंट करके लिखा कि भाई वो इंडिया में नहीं, वो सऊदी अरेबिया में हो रहा है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, बंदे की बात में दम है। और यहाँ पे अब आप स्टेज का देख सकते हो, जो स्टेज की बोलना, जो स्टेडियम है वो काफी अच्छी, मतलब दिख रहा है कि हाँ अभी अरीना है जहाँ पे शो होगा, जहाँ पे डब्ल्यू रॉयल रंबल और स्मैकडाउन का शो कर सकते हो, क्योंकि स्मैकडाउन और रॉयल रंबल एक ही जगह से होने वाले हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा खासा हो गया और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो 20 से 30 हजार के आसपास या मे बी उससे ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा कोई स्टेडियम है, डब्ल्यू स्टेडियम है, अरीना, इसलिए कंफ्यूजन है कि अच्छे खासे लोग यहाँ पे बैठेंगे। और वो ये कि जब अगर डब्ल्यू के शो में अटेंडेंस ज़्यादा हो जाती है तो उस वाले शो की जो वाइब है वो चेंज हो जाती है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ उससे आपकी भी जो रेसल महीने के लिए एक्साइटमेंट है, जो रॉयल रंबल के लिए एक्साइटमेंट है, जो डब्ल्यू के 4 मस्त महीने होते हैं, उसकी एक्साइटमेंट आपको थोड़ी थोड़ी फील होना शुरू हो जाएगी। तो भाई अभी जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। अब लेकिन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो ड्रू मैकिंटायर बन चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू रोड टू रेसलमेनिया में करने क्या वाली है, किसका मैच किसके साथ होने वाला, तो इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको पता चली है। सेल्फ मेड पीडब्ल्यू ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच तक डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे भी करके पहुंचने वाली है। और ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया के कार्ड में फीचर करने का मन बना रही है इस समय पूरा। अभी कंफ्यूजन फिर ये है कि भाई ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है तो होगा कैसे। तो उन्होंने बिहाइंड द सीन की बहुत सारी चीजें बताई। वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के साथ जाना है रेसलमेनिया में, लेकिन इसमें वो सरप्राइजेस ऐड करना चाहते हैं। इसको बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं बनाना चाहते कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते और उसके बाद कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और फिर उसके बाद इनका मैच हो गया और रोमन रेंस चैलेंज कर रहे हैं। इसीलिए बीच में इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में सरप्राइजेस डालने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ यूनिक आइडिया, कुछ अपने डिफरेंट आइडियाज सोचे और उसमें फिर ड्रू मैकिंटायर ने खुद से ये आइडिया पिच किया कि अगर ऐसा कुछ प्लान है तो अगर मैं ड्रू मैकिंटायर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊं कोडी रोड्स को डिफीट करके, तो फिर ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और अब आपके दिमाग में जो डर आ रहा है ना ड्रू मैकिंटायर को लेके कि क्या इस वाली पूरी स्टोरी में जो ड्रू मैकिंटायर है वो मिडिल मैन है, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का अगर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच तक ये पहुंच रहे हैं तो सिर्फ मिडिल मैन बनने वाला रोल है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस वाली पूरी स्टोरी में बहुत सारी ऐसी चीजें भी डाली जो कभी होने नहीं वाली, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए उसका यूज करने वाली है। जैसे कि जेकब फाटू के ऊपर किसने अटैक किया, क्या कोडी रोड्स का हील टर्न होने वाला है, क्या जेकब फाटू का कैरेक्टर एक हील है या बेफेस है, या फिर वो सिर्फ एक ट्विनर की तरह काम करेगा। तो इस सारी चीजों के बीच में अभी ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है और वो चैंपियनशिप कोडी रोड्स के पास नहीं, वो चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास आ जाएगी रेसलमेनिया से पहले। यानी कि जो ओरिजिनल आइडिया था कि रोमन रेंस चैलेंजर की तरह उतरेंगे कोडी रोड्स के सामने उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने के लिए, अब वो पूरा उनो रिवर्स हो गया है जब रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में। उसमें बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू कोई भी वो जो शो है वो पिक कर सकती है और फिर एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वॉक इन करेंगे रोमन रेंस रेसलमेनिया में और ऐसे करके रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली चीज तो भाई ड्रू मैकिंटायर, मतलब आई थिंक ये तो सेफ टू से है कहना कि जिस तरीके से ट्रिपल एच कोडी रोड्स को देखते हैं उस तरीके से वो ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल भी नहीं देखते। उनके हिसाब से कोडी रोड्स बहुत बेटर रेसलर है, बहुत अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू का फेस है ड्रू मैकिंटायर के कंपैरिजन में। और वो चीज बहुत ऑब्वियस है, अगर आपको अब तक नहीं समझ में आ रही तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि अगर कोई बंदा 2020 में ब्रॉक लेसनर को हरा चुका है तो फिर अब 2026 तक उसको क्या बन जाना चाहिए था। लेकिन क्या ड्रू मैकिंटायर वैसा बना? वो बनना छोड़ो भाई, इतने सारे स्क्रू होने के बाद अब जाके उनके पास चैंपियनशिप आई है। और वो चैंपियनशिप भी आती नहीं, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल जो डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान है, अगर इसको हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि यही डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान होने वाला है इस पूरी रोड टू रेसलमेनिया में, तो ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने का रीजन सिर्फ इतना है कि ताकि वो जो इक्वेशन है रोमन रेंस और कोडी रोड्स के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के रेसलमेनिया उसको चेंज कर लें और ड्रू मैकिंटायर फिर बीच में ही जो टाइटल है वो हार जाएंगे। अब ये वो ये है कि भागते हुए कि लंगोटी हाथ वाला हिसाब है, ये मुहावरा बहुत बचपन के बाद मैं आज ही बोल रहा हूँ कि
कुछ नहीं, हाथ लगने से तो तुम्हारे हाथ कुछ ही लग गया। तो बस ड्रू मैकिंटायर अपने इस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रेन में खुश हो जाएंगे और उसके बाद फिर रोमन रेंस उनको चैंपियनशिप के लिए हराएंगे, फिर रोमन रेंस टाइटल पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर ये मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का एट रेसलमेनिया। तो अगर ये सारी भी चीज़ें हो रही हैं तो आई थिंक ये वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच हमको पता है कि ये होता ही होता, उससे बेटर है। लेकिन अगेन इसके काफ़ी सारे अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो फिर ये नेगेटिव चीज़ें भी है, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि पूरा रोड टू रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा कैओटिक होने वाला है। और ये बात भी मैं आपको बता सकता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स विंस मैकमैन के टाइम से अगर अब कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा चेंज होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले तो विंस मैकमैन का दिमाग लास्ट मिनट पे घूमता था, अब पता नहीं कब किसका दिमाग लास्ट मिनट पे किस तरीके से घूम जाए, स्पेशली अब जब टीकेओ इन्वॉल्व हो चुकी है। तो ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड हैं, लेकिन वो चेयरमैन नहीं है विंस मैकमैन की तरह जैसे वो पहले थे, जिनका सबसे फाइनल कॉल होता था कि भैया मैं ही कंपनी का मालिक हूँ, मैं ही सीईओ हूँ, मैं ही चेयरमैन हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है, मुझे ही पता है कि इसको फेस बनाना। तो उस लेवल की पावर नहीं है ट्रिपल एच के पास। तो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो ऐसी चीज़ों में फिर जब आ जाते हैं तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान्स है वो चेंज होते होते पता नहीं किस तरीके के बन जाते हैं। बट इन सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि जो दोनों हाथों में लड्डू आने का काम है वो कोडी रोड्स के साथ हो रहा है, क्योंकि एट द एंड उनको मैच भी मिल जाएगा और उनकी फिर वो जो स्टोरी है कि क्या वो अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतेंगे वो भी शुरू हो जाएगी। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है पॉसिबली इस पूरे रोड टू रेसलमेनिया में। अगर एग्जैक्टली ये चीज़ होती है तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये इंटरेस्टिंग है या ड्रू मैकिंटायर के साथ कितना सही है कितना गलत है? वैसे तो अगर ड्रू को कभी कुछ मिलना ही नहीं था तो ये भी बेटर है, बट इंटरेस्टिंग तो लग रहा है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान कर रही है। एटलीस्ट इससे ये इन्होंने सोचा कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एडवांस में बुक ना करके इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं, वो अच्छी बात है। बट अब तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका एग्जीक्यूशन करेगी तो ही पता चलेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई में पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके एग्जीक्यूशन की बात आती है हर बार मेरे दिमाग में जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच आता है। ये घाव तो मुझे लगता है मेरा कभी नहीं भरने वाला। तो वैसा एग्जीक्यूशन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर करती है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं भाई मिज के बारे में। तो 2026 साल अब आ चुका है और 22 साल पूरे कंपनी में पूरे कर लिए हैं मिज ने भाई। इतने टाइम से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बने हुए हैं और अभी ना उनका एक रिसेंटली इंटरव्यू भी आया था और यहाँ पे थोड़ा सा दिल टूटा ये मिस की बात सुन के। वो ये कहते हैं कि जब भी मैं देखता हूँ कि सुपरस्टार्स रिलीज हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ओ कहीं मेरा नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। मिस कहते हैं मुझे पता है मैंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। लेकिन फिर वो जिगलर की बात करते हैं कि जब मैंने जिगलर को देखा तो मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो चीज़ टफ थी, क्योंकि जो मेरा कोर ग्रुप था उसका आखिरी बंदा अब वो भी जा चुका है। तो देख लो भाई मिस जैसे लेवल पर भी मतलब सोचो कंपनी कैसे ऑपरेट कर रही है कि जो मिस जैसा बंदा है उसको भी अपनी पोजीशन को लेकर डाउट होता है। बहुत सारे लोग आजकल मिस को समझते नहीं कि भाई क्या, क्योंकि उन्होंने मोस्टली ऐसे जॉबर की तरह मिड कार्ड में ही देखा है। लेकिन अगर आप पहले वाले टाइम में जाओगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही हमेशा बेस्ट काम डिलीवर किया मिज ने, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट उन्होंने किया और उस बात को उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आज से 7 साल पहले की बात करें भाई तो मंडे नाइट रॉ में एक फेटल 4-वे मैच हुआ था जहां पे फिन बैलर बने थे नंबर 1 कंटेंडर ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। कभी कभी मुझे कॉमेंट्स ऐसे दिख जाते हैं कि भाई फिन बैलर में स्पेशल क्या है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि NXT का टाइमिंग उनका मत देखना। जब वो NXT से मेन रोस्टर में आ रहे थे और उस पूरी प्रोसेस में जो उन्होंने रोमन रेंस को भी हराया था वीकली शो पर, और उसके बाद उनका सेथ रॉलिंस के साथ वो जो पहला इनॉग्रल यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है वो हुआ था, उस टाइम पे फिन बैलर की जो वाइब थी भाई वो बिल्कुल ही अलग थी। ये बात तो है कि हर एक सुपरस्टार को अगर अच्छी स्टोरी तुम दोगे, अगर वो उस लेवल पर डिलीवर करने के लायक है तो वो कुछ बहुत इनसेन लेवल की चीज़ डिलीवर कर सकता है। प्राइम एग्जाम्पल इसका रोमन रेंस है। एक टाइम पे वो शील्ड में ऐसे ही थे कि हाँ ये तो बस पावर हाउस की तरह लगता है, कोई कैरेक्टर में डेप्थ नहीं थी। उसके बाद बिग डॉग वाला कैरेक्टर दिया वो भी फ्लैट था, लेकिन जो उनकी ट्रू पोटेंशियल है वो कब अनलॉक हुई, जब वो ट्रैवल चीफ बने। तो वही है कि हर एक सुपरस्टार की करंट बुकिंग क्या चल रही है उस हिसाब से लोग बहुत जज कर लेते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री जाके देखोगे तो काफ़ी कुछ जो डिटेल्स हैं फिर वो भी पता चल जाती है। शायद एक और ऐसा सुपरस्टार है जो कि अब AEW कंपनी से आ रहा है WWE कंपनी में, और पावर हाउस हॉब्स के बारे में मैंने कभी ना कभी तो मेंशन किया होगा चैनल पे, स्पेशली जब स्टार्टिंग में हम थोड़ी AEW की ज़्यादा बात कर रहे होते थे। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW के साथ खत्म हो चुका है और अब ये एक्सपेक्टेड है कि WWE के साथ साइन करने वाले हैं। अगर इनकी कुछ की फीचर्स बताए जाएं सुपरस्टार के तो वो यही हैं कि भाई तगड़ा बहुत है बंदा, ये जब दिखता है रिंग में तो लगता है कि भाई किसी को फोड़ फाड़ देगा। ओबा फेमी वाला टाइप आप इसे बोल सकते हो, लेकिन उतना टैलेंटेड नहीं, क्योंकि रेसलिंग स्किल्स भाई ओबा फेमी की कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही हैं उस फिजिक और उस साइज के साथ। लेकिन पावर हाउस की तरह, जैसे नाम है पावर हाउस हॉब्स जो उनका AEW में है, तो नाम से पता चल रहा है। तो ये आपको बहुत जल्दी दिख सकते हैं WWE कंपनी में, क्योंकि इनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब हो चुका है खत्म और WWE ने पहले से मन बना लिया था कि इनको हमें साइन करना। अब देखते हैं क्या क्रिस जेरिको पहले आते हैं AEW से या फिर पावर हाउस हॉब्स।
जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करना शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े लोगों में बातें कैसे करनी है वो समझ जाते हैं, तो कैसी स्टेटमेंट आती है पता है? जैसी जॉन सीना ने अभी स्टेटमेंट दी है, अभी आपको पता है क्रिटिसिज्म उनकी रिटायरमेंट के अराउंड बहुत ज़्यादा है, तो क्या मस्त बात जॉन सीना ने बोली। वो ये कहते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि जो भी मेरे साथ हुआ फाइनल मैच में वो मेरी करियर की परफेक्ट एंडिंग थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये चीज़ बहुत बेकार है, ये चीज़ सक करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत स्पेशल लगी और यही तो मेरा पूरा WWE के 23 सालों का करियर था। कुछ लोगों ने मुझे पसंद किया, कुछ लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया। तो वैसे कुछ लोगों ने मेरे रिटायरमेंट मैच को पसंद किया, कुछ लोगों ने इसको नहीं पसंद किया। भाई ये तो बिल्कुल एक आप बोल सकते हो कि पोएटिक वे में अगर कोई बंदा स्टेटमेंट दे सकता है कि यार मुझे नहीं घुसना डेप्थ में कि मैंने टैप आउट क्यों किया, मेरा गिव अप वाला कैरेक्टर क्या था क्या नहीं था। उन्होंने एक सिंपल आंसर दिया कि मेरे करियर में भी पूरे टाइम ऐसा ही हुआ है और यही चीज़ मेरे रिटायरमेंट मैच में भी है। कुछ बहुत ऐड करने के लिए इसमें नहीं है, लेकिन बात बहुत तगड़ी बोली जॉन सीना ने कि हाँ आपको कैसे आंसर ऐसे करना है कि जैसे बहुत डिप्लोमेटिक टाइप आंसर्स होते हैं ना वैसा। देखो अब तक ना हमने फैंस को बहुत ज्यादा रोते हुए सुना इस बात के लिए कि यार WWE के शोज की जो टिकट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब खुद ब्लड लाइन के एक बंदे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ WWE लेजेंड की, जिनका नाम है रिकिशी, जो कि WWE के साथ लेजेंड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट में साइन है, उन्होंने खुद ये बोला कि भाई WWE के टिकट्स का आजकल चल क्या रहा है। उन्होंने बोला कि अपनी फैमिलीज को लेके आप आना हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि इतने ज्यादा इन्होंने जो टिकट के प्राइस है वो रखे हुए हैं। कहते हैं कि मेरा लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट है तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे टिकट मिल जाए डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन जब टिकट के प्राइस ही $500 है तो भाई उसमें फिर डिस्काउंट तुम क्या ही कर लोगे। ऐसा रिकिशी मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोलते, लेकिन वो ये कहते हैं कि $1000 की टिकट है तो भाई मेरे ज़माने की वो अपनी बात करते हैं कि जब 20, 30, $50 के आसपास टिकट हुआ करती थी। और ये तो रिकिशी के ज़माने की बात भी नहीं है, आप आज से 5 साल पहले भी अगर देखोगे तो WWE के शोज अगर आपके पास $25-30 भी होते थे वहाँ पे तो ईजिली आप एक शो अटेंड कर सकते थे। लेकिन अब तो भाई अगर आपको दूर बैठ के भी देखना तो उसके भी जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो सिर्फ फैंस नहीं, WWE सुपरस्टार्स के साथ लेजेंड भी सफ़र कर रहे हैं TKO के आने के बाद। चलो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि क्या चल रही है उनकी रिकवरी। तो उन्होंने बोला कि देखो बहुत अच्छी तरीके से मेरी रिकवरी चल रही है, 3 महीने हो चुके हैं मेरी सर्जरी को और मैं नॉर्मल थिंग्स सब कर सकता हूँ, जैसे कि अपने बालों को खुद वॉश करना, आर्म पिट्स को अपने स्क्रैच करना। ये कुछ सेथ रॉलिंस की लाइन्स है और वो कहते हैं कि अभी एग्जैक्टली उन्हें तो नहीं पता कि वो वापस कब आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और वैसे भी जिस बंदे ने हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी और स्पेशली अभी रूस ऑफ द सेंचुरी किया हो तो उससे हम बहुत ज़्यादा सही स्टेटमेंट की उम्मीद तो रख नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी WWE सेथ रॉलिंस का जो रिटर्न है उसको सरप्राइज ही रखने वाली है। लेकिन जितना अभी तक पता चला है, स्पेशली जैसे WWE में बातें चल रही हैं, रेसलमेनिया में मैच तो फीचर हो रहा है सेथ रॉलिंस का, ऐसा भी नहीं है कि उनको रिकवरी करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।